हेलो दोस्तों, मैं दानिश अंसारी स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल यानिस एकेडमी में। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। दोस्तों आप कैसे हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और आज हमारी ये क्लास होने वाली है पर्यावरण की। आज हम पर्यावरण की जैव विविधता एक टॉपिक होती है, इसके बारे में जानेंगे। ये हमारा टॉपिक नंबर 5 होगा। इससे पहले हमने 4 क्लास लिया हुआ है, जिसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको आप जाके देख सकते हैं। दोस्तों आज हम पर्यावरण में पढ़ने वाले हैं जैव विविधता, जिसको इंग्लिश में बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। ठीक है, ये जो हमारी क्लास है ये यूपी टेट, एमपी टेट, रीट, एस टेट या भी कोई भी टेट आप देख रहे हैं या फिर दे रहे हैं या इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए क्लास बहुत ही रामबाण सिद्ध होने वाली है। तो दोस्तों बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, जैव विविधता होता क्या है। जैव विविधता शब्द में जो जैव है, इससे क्या तात्पर्य है? भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों को हम क्या कहते हैं? जैव कहते हैं। ठीक, सामान्य रूप से विविधता का अर्थ है एक जैव है। जैव का तो मतलब हो गया कि भिन्न भिन्न प्रकार के जीव। ठीक है, और जो विविधता शब्द है उसका अर्थ क्या होता है? उसका मतलब होता है भिन्न भिन्न या बहुलता या अधिकता। ठीक है, यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों की बहुलता या अधिकता जैव विविधता कहलाती है। ठीक है, यानी बहुत से प्रकार के बहुत से किस्म के जो जीव होते हैं, उनकी जो बहुलता है, अधिकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम जैव विविधता बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा और इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होने वाला है और ये लाइन दोनों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली। आप इसको नोट करिएगा कि जो जैव विविधता शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो जो जैव विविधता शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग W.G. रोजन साहब ने किया था। किसने किया था? W.G. रोजन साहब ने किया था। कब किया था? 1985 ईस्वी में किया था। इसको आपको नोट डाउन करना हुआ। ठीक, दूसरी चीज, जैव विविधता शब्द का संकल्पना सिद्धांत के रूप में किसने दिया? तो वहां पे आपको लगाना है विल्सन महोदय ने दिया है। कब? 1986 में। ये जो जैव विविधता शब्द है इसका सर्वप्रथम ये शब्द का प्रयोग किसने किया? तो वहां पे आपको लिखना है W.G. रोजन महोदय ने। ठीक है, कब किया है? 1985 ईस्वी में किया है। इसी के साथ अगर कहते हैं कि जैव विविधता शब्द जो है इसको सिद्धांत के रूप में किसने प्रतिपादन किया है, तो वहां पे आपका आंसर हो जाएगा विल्सन। कौन हो जाएंगे उसमें? आपका विल्सन हो जाएंगे। ठीक है, इन्होंने कब इसका प्रतिपादन किया सिद्धांत के रूप में? तो इसका प्रतिपादन उन्होंने 1986 में किया है। इसको आप प्लीज नोट डाउन करिएगा, इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा कि जैव विविधता शब्द सर्वप्रथम किसने दिया है? तो W.G. रोजन ने दिया है। और इसका सिद्धांत के रूप में प्रतिपादन किसने किया है? तो वहां पे विल्सन हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा और इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, जैव विविधता की कुछ शर्तें होती हैं। ठीक, जैव विविधता स्थान विशेष पर वर्ष भर सर्वाधिक तापमान रहेगा। ठीक है, यानी जहां जैव विविधता कहां पे ज्यादा होगी? जहां पे सर्वाधिक तापमान रहेगा। कब? पूरे वर्ष भर, पूरे साल जहां पे सर्वाधिक तापमान जितना ज्यादा रहेगा उतना ही ज्यादा वहां पे जैव विविधता पाई जाएगी। इसी के साथ साथ पूरे साल यानी वर्ष भर वहां पे सर्वाधिक वर्षा भी होती है। कहां पे? जो जैव विविधता क्षेत्र होते हैं। ठीक है, वहां पे सर्वाधिक तापमान होना चाहिए। दो शर्तें हैं जैव विविधता की, वहां पे सर्वाधिक तापमान होना चाहिए और दूसरी चीज वहां पे साल भर सर्वाधिक वर्षा होनी चाहिए। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे की स्लाइड में। देखिए, जैव विविधता क्षेत्र। ठीक, जो जैव विविधता का क्षेत्र है वो क्या है देखते हैं। यहाँ पे पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता कहां पे पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाएगी जैव विविधता सबसे ज्यादा। ठीक, उष्ण कटिबंधीय क्या है देख लेते हैं। ये जो हमारी पृथ्वी है ना, इसमें एक हमारे ये भूमध्य रेखा होता है। ये भूमध्य रेखा को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। इस पूरे एरिया को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। सबसे ज्यादा जैव विविधता अगर पूरे पृथ्वी पे पाई जाती है तो हमारे ये भूमध्य रेखा पे ही पाई जाती है। इस भूमध्य रेखा को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र भी कहा जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए, यदि स्थान विशेष की बात करें तो भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाएगी। इसी भूमध्य को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र भी बोलते हैं। और स्थान विशेष की अगर बात आएगी तो वहां पे आपको क्या लगाना है कि जैव विविधता सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है? तो आपका हो जाएगा भूमध्य रेखा। ठीक है, इसी के साथ देखिए, जब हम ध्रुवों से रेखा की ओर आगे बढ़ते हैं तो जैव विविधता बढ़ती चली जाती है। ठीक है, देखिए ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारा ध्रुव है। एक ये है, एक ये है। ठीक है, तो इसी के साथ एक हमारी ये रेखा होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। तो
तो ये जो ध्रुव है, ध्रुव के ये ध्रुव से अगर हम चलेंगे इधर इस साइड में, ठीक है, और ये ध्रुव की तरफ से अगर हम चलेंगे इधर ऊपर की साइड में यानी रेखा की ओर, जब भी हम रेखा की ओर बढ़ेंगे ध्रुव से रेखा की ओर, तो हमारी जो जैव विविधता है वो हमारी इंक्रीज होगी यानी बढ़ेगी, यानी इन क्षेत्रों में कम जैव विविधता पाई जाएगी। यहाँ पे ध्रुवों की ओर कम जैव विविधता पाई जाएगी, लेकिन जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा की ओर बढ़ेंगे, ये इस लाइन की ओर, तो जैसे जैसे हम बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारी जैव विविधता का जो क्षेत्र है वो बढ़ते चला जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर आगे बढ़ते हैं तो हमारी जो जैव विविधता होती है वो क्या हो जाती है, वो घटती रहती है। देखिए, ये हमारी पृथ्वी है, इसमें हमारा एक ये ध्रुव होता है, एक ये ध्रुव होता है, ठीक है। तो और एक ये हमारी लाइन होती है जिसको हम भूमध्य रेखा बोलते हैं। तो जब रेखा की तरफ से ध्रुव की ओर जाएंगे, यानी रेखा की तरफ से ध्रुव की ओर जाएंगे, तो जैव विविधता हमारी क्या होगी, वो हमारी जैव विविधता घटेगी, ठीक है। यानी ध्रुवों से रेखा की ओर जब भी हम जाएंगे तो जैव विविधता जो हमारी है वो घटेगी, लेकिन अगर हम ध्रुवों से रेखा की ओर जाएंगे तो हमारी जैव विविधता बढ़ेगी, और रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो हमारी जो जैव विविधता है वो घटेगी, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा। और इसी के साथ देखिए, अगर हम भारत की बात करें कि सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है, तो हमारा वहां पे आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। सबसे ज्यादा हमारा जैव विविधता कहां पे पाया जाता है, तो वो पश्चिमी घाट में पाई जाती है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे ये भारत का मैप है, तो यहाँ पे आपका सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाएगी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता क्षेत्र कहाँ है, पश्चिमी घाट में कहाँ पे सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है, तो वो आपका शांत घाटी हो जाएगा, केरल का शांत घाटी। सबसे ज्यादा अगर भारत में सबसे ज्यादा अगर स्थान विशेष की बात करें यानी क्षेत्र की बात करें, तो केरल में जैव विविधता सबसे ज्यादा पाई जाएगी, और वो भी केरल के कहां पे, तो केरल के शांत घाटी क्षेत्र में, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको जैव विविधता से तमाम जानकारी दे पाया होगा। इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं और देखिए, जैव विविधता के प्रकार के बारे में आज हम पढ़ेंगे। जैव विविधता कितने प्रकार के होते हैं, कितने भागों में बांटे गए हैं, तो ये 3 भागों में बांटे गए हैं। कितने भागों में, 3 भागों में। पहला क्या है, आनुवांशिक जैव विविधता, दूसरा हमारा है प्रजातीय जैव विविधता, और तीसरा हमारा है समुदाय परितंत्र जैव विविधता। ये हमारे 3 क्या है, ये हमारे 3 जैव विविधता के प्रकार हैं। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे एक एक के बारे में आगे डिटेल करेंगे हम। देखिए, यहां पे हो गया आनुवांशिक जैव विविधता किसे कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। आनुवांशिक जैव विविधता से तात्पर्य आनुवांशिक कारणों से उत्पन्न हुई जैव विविधता से होता है। यानी आनुवांशिक जैव विविधता क्या है, जो आनुवांशिक कारणों से उत्पन्न हुई है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम जैव विविधता बोलेंगे। कौन सा, आनुवांशिक जैव विविधता। आनुवांशिक कारणों से उत्पन्न हुई जैव विविधता को हम आनुवांशिक जैव विविधता बोलते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, अर्जित गुणों के सिद्धांत के अनुसार किसी एक पीढ़ी द्वारा जो गुण या विशेषता सीखा जाता है वह अगली पीढ़ी में एक और अधिक विकसित रूप में प्रदर्शित होता है। यानी जो हमारी पहली पीढ़ी होती है इससे हम कुछ सीखते हैं, तो और दूसरी पीढ़ी में वही चीज हम ट्रांसफर जब करते हैं तो इसको भी हम क्या कहेंगे, आनुवांशिक जैव विविधता कहेंगे, ठीक है। यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब क्वालिटी जाती है तो उसको अर्जित गुणों का सिद्धांत भी बोलते हैं। आप इसको नोट करिएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखिए, वातावरण में विविधता उत्पन्न कर देता है जिसे आनुवांशिक जैव विविधता कहा जाता है। यानी जो वातावरण हमारा है उसमें अगर विविधता उत्पन्न करता है तो उसको भी हम क्या कहेंगे, उसको भी हम आनुवांशिक जैव विविधता कहेंगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब जीव द्वारा आनुवांशिकता का स्थानांतरण किया जाता है तो वह सदैव 100% होता है। जो जीव होता है तो इसकी आनुवांशिकता होती है, यानी इसका जो ट्रांसफर होता है, इसका ट्रांसफर अगली पीढ़ी में जो होता है तो कितना होता है, तो वो 100% होता है। कितना होता है, 100% होता है। इसको आपको नोट करना है, ठीक है। इसी के साथ किसी पीढ़ी का कोई गुण कई पीढ़ियों तक विलुप्त होने के पश्चात जब अचानक उत्पन्न होता है तो वह चले वातावरण में विविधता उत्पन्न कर देता है, जिसे भी आनुवांशिक जैव विविधता कहा जाता है। यानी कोई पीढ़ी है जिसमें कोई गुण है वो एकदम विलुप्त हो गया है, कोई पीढ़ी है और ये नया जनरेशन है, ये पुरानी जनरेशन है, ये नई जनरेशन है, तो इसमें कुछ गुण थे वो दूसरे जनरेशन में नहीं हुआ, तीसरे जनरेशन में नहीं हुआ, चौथे जनरेशन में नहीं हुआ, लेकिन अचानक ये गुण आज यानी जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो हमारा चल रहा है उसमें अचानक इस जनरेशन में आपका वो गुण अगर आ जाता है, विलुप्त होने के बाद अचानक उत्पन्न हो जाता है,
तो इस कैटेगरी को भी हम क्या कहेंगे, वातावरण में विविधता उत्पन्न कर देता है, जिसे हम आनुवांशिक जैव विविधता कहा जाता है। इसको भी आनुवांशिक जैव विविधता की कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा और इसके साथ हम आगे बढ़ जाते हैं। प्लीज आप नोट डाउन करते रहिएगा, और क्योंकि आपके एग्जाम टाइम पे ये रिवीजन करने में आपको बहुत ही लाभदायक होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और दूसरा प्रकार हमारा आ जाता है प्रजातीय जैव विविधता। प्रजातीय जैव विविधता क्या है, इसके बारे में देखेंगे। देखिए, किसी परितंत्र में भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों को उस परितंत्र की जाति कहा जाता है। यानी किसी परितंत्र में भिन्न भिन्न प्रकार, कोई परितंत्र है उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के क्या है, जीव हैं। ठीक है, तो जीवों को क्या कहा जाता है, उस परितंत्र की जाति कहा जाता है। यानी इस परितंत्र की जाति कहा जाएगा किसको, इन जीवों को। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। जब हम किसी परितंत्र में किसी जाति के विविध किस्मों या प्रकारों का अध्ययन करते हैं तो प्रजातीय जैव विविधता कहलाती है। यानी अगर हमारा कोई परितंत्र है, ठीक है, तो उसमें विविध या विभिन्न किस्मों या प्रकारों का जब अध्ययन करते हैं, किसका, जो जीव है उनके विभिन्न प्रकारों या विविध किस्मों का जब हम अध्ययन करते हैं तो वह प्रजातीय जैव विविधता कहलाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा। और इसी के साथ हम तीसरे टॉपिक पे अपने आ जाते हैं, यानी तीसरे प्रकार पे। जैव विविधता के 3 प्रकार थे, जिसमें से 2 प्रकार पढ़ चुके हैं, ये हमारा तीसरा प्रकार है। देखिए, समुदाय जैव विविधता किसे कहते हैं। जब हम एक ही परितंत्र में एक ही प्रजाति का भिन्न भिन्न समुदाय में अध्ययन करते हैं तो वह समुदाय जैव विविधता कहलाता है। ठीक है, यानी कोई एक परितंत्र है, उसमें एक कोई जाति है, ठीक है, उसमें कोई एक जाति है और उसमें भिन्न भिन्न समुदाय में अध्ययन करते हैं, उसका भिन्न भिन्न समुदाय में उसका अध्ययन करते हैं तो वह समुदाय जैव विविधता कहलाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा। इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। तो जैव विविधता को मापा कैसे जाता है, इसके बारे में हम जानेंगे। जैव विविधता का मापन हम 3 रूपों में कर सकते हैं। ठीक है, कितने रूपों में, 3 रूपों में। कौन कौन सा, पहला हमारा हो जाएगा अल्फा मापन, दूसरा हो जाएगा बीटा मापन और तीसरा हमारा हो जाएगा यहां पे गामा मापन। तो इसके बारे में एक एक करके हम पढ़ेंगे आगे। सबसे पहले हमारा आता है अल्फा मापन। देखिए अल्फा मापन क्या है, इसमें आपको एक चीज इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है कि जो अल्फा मापन हमारा है ये संख्या से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, संख्या से रिलेटेड है। ठीक है, अभी आप आगे जानेंगे। देखिए, जब हम किसी भी परितंत्र में जैव विविधता का मापन संख्याओं के आधार पर करते हैं तो वह मापन अल्फा मापन कहलाता है। यानी जब हम परितंत्र में जैव विविधता का जो मापन है वो अगर हम संख्या के आधार पर करते हैं, किसके आधार पर, संख्या के आधार पर अगर करेंगे तो हमारा क्या होगा, वह मापन हमारा अल्फा मापन कहलाएगा। ठीक, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि दूसरे शब्दों में अल्फा मापन से तात्पर्य जैव विविधता के संख्यात्मक मापन से है। कुल मिला के एक ही बात इसमें याद रखनी है कि जो हमारा अल्फा मापन है ये हमारा संख्यात्मक मापन है। ठीक है, संख्यात्मक मापन है, संख्या से रिलेटेड अगर हमें मापन करना है तो हमारा वो अल्फा मापन में आएगा। इसी के साथ इसका कुछ एग्जाम्पल है जो हम लेंगे, यहाँ पे देखिएगा। देखिए, जैसे आपको जानना है परितंत्र की संख्या, तो ये भी संख्यात्मक हुआ ना, हमें परितंत्र की संख्या जाननी है तो इसका मापन अगर करना है तो हमें अल्फा मापन की जरूरत होगी। प्रजातियों की संख्या या कुल संख्या, इसमें क्या है, इसमें भी संख्या का पता लगाना है, तो जहां पे संख्या आ जाएगी वहां पे आपका अल्फा मापन हो जाएगा। कुल मिला के नोट रखना है कि अल्फा मापन किससे रिलेटेड करता है, तो ये संख्या से रिलेटेड करता है। दूसरी चीज जीव की संख्या, इसका तीसरा एग्जाम्पल है जीव की संख्या। इसमें भी संख्या बताई जा रही है जीव की, यानी जहां पे भी आपको संख्या दिखेगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका अल्फा मापन हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों अल्फा मापन आपको समझ में आया होगा। और इसी के साथ दूसरे मापन पे बढ़ जाते हैं जिसका नाम है बीटा मापन। तो बीटा मापन किसे कहते हैं, जब हम जैव विविधता का मापन जीव की संरचना के आधार पर करते हैं। ठीक है, तो वह मापन जैव विविधता का बीटा मापन कहलाता है। समझ में आया ये चीज, यानी बीटा मापन क्या है, किसी भी जीव की अगर संरचना वहां पे अगर हम जानेंगे तो हमें बीटा मापन की आवश्यकता होगी। सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि जीव की संरचना, अगर जीव की जो संरचना है, संरचना मतलब समझ रहे हैं ना क्या होता है, संरचना मतलब होता है बनावट, उसकी बनावट, जीव का जो बनावट है अगर उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, उसका मापन करेंगे जीव के संरचना के आधार पर, जीव के बनावट के आधार पर, तो हमारा वो बीटा मापन में आएगा। ठीक, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए, दूसरे शब्दों में जीव की समस्त प्रकार की विशेषताओं का मापन बीटा मापन यानी बीटा जैव विविधता कहलाता है। ठीक, यानी जो समस्त प्रकार के हमारे जीव हैं, जो तरह तरह के जीव हैं, उनकी अगर विशेषता के बारे में
अगर हमें मापन करना है, विशेषता के बारे में अगर हमें मापन करना है या फिर बनावट के आधार पे उनका हमें मापन करना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा बीटा मापन हो जाएगा। जैसे अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जीवों की बनावट जो हमारा बनावट हुआ ना, ये हमारा बीटा मापन के अंतर्गत आता है। तो ये हमारा जो जीवों की बनावट है किस में आ जाएगा, ये बीटा मापन में आ जाएगा। जीवों का व्यवहार यानी व्यवहार, उसकी विशेषता क्या है, तो जो जीवों का व्यवहार है वो भी हमारा किस में आएगा, बीटा मापन में आएगा। इसी के साथ हमारा दूसरा मापन खत्म होता है और हम लास्ट के तीसरे मापन पे आज के आ जाते हैं। देखिए गामा मापन किसे कहते हैं, गामा मापन हम किसे कहते हैं, जो समग्र रूप से जिसका मापन किया जाता हो। इसमें जीवों का समग्र रूप से पूरी तरीके से इसमें मापन किया जाता है, तो इसको हम गामा मापन की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, जैसे इसमें संख्या के आधार पर मापन करेंगे, और इसमें जीवों की संरचना के आधार पर मापन करेंगे, इसमें परितंत्र के आधार पर मापन करेंगे, इसमें अधिवास के आधार पर जो रहते हैं जीव उनके आधार पर मापन करेंगे। तो ये सारे क्या होते हैं, जैसे जलवायु के आधार पर अगर हम मापन करेंगे तो जो हमारा संख्या के आधार पर हमारा अल्फा मापन था, संरचना के आधार पर हमारा बीटा मापन था। लेकिन जो गामा मापन है ये समग्र रूप से यानी अल्फा से भी अल्फा बीटा में जो मापन करते हैं, अल्फा गामा बीटा तीनों में जो तीनों तरह के हम मापन करते हैं जीवों का, वो हमारा गामा मापन में आ जाएगा। यानी संख्या के आधार पर हम किस में करते थे, अल्फा मापन में करते थे। संरचना के आधार पर किस में करते थे, बीटा मापन में करते थे। ऐसे ही दोनों प्रकार के जब समस्त यानी समग्र रूप से करते हैं मापन जीवों का, तो हमारा क्या हो जाता है, वो गामा मापन हो जाएगा। ठीक है, जैसे जलवायु के आधार पर अगर हम मापन करेंगे तो हमारा जलवायु के आधार पर मापन करना क्या हो जाएगा, ये हमारा गामा मापन हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों आज की ये वीडियोस खत्म होती है। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे, और प्लीज इस क्लास को देखिए, शेयर करिए। तब तक के लिए दोस्तों आप देखते रहिए यानिस एकेडमी। हमारी और आपकी मुलाकात होगी अगली क्लास में। तब तक के लिए जो दोस्तों, जय हिंद।